वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग मॉनेटरी अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्कस करेंगे। देखिए, इस पर बहुत सारे मॉडल पहले ही आ चुके हैं। यानी अगर आप जाके देखें 1970s के अंदर देखें तो इस पर काफी मॉडल हैं जिस पर इस पर मॉनेटरी अप्रोच पर काम हुआ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। सारे मॉडल ने जाहिर अपनी अलग अलग एक अप्रोच लेके चले हैं, लेकिन एक चीज सारे मॉडल में कॉमन है जो ये कहती है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मॉनेटरी फिनोमिनन है। मॉनेटरी फिनोमिनन होने का मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को जब हम एडजस्ट करेंगे तो उसमें हम मनी को देखेंगे, मनी की डिमांड और सप्लाई को देखेंगे। ये जो मॉडल है ये बेसिकली जॉनसन ने 1972 के अंदर इस पर काम किया था और उन्होंने बहुत ही एक सिंपल मॉडल लिया था इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का और एक स्मॉल इकोनॉमी को, स्मॉल ओपन इकोनॉमी को लेकर अपना मॉडल उन्होंने दिया था। उसके बाद 1976 के अंदर फिर इन्हीं जॉनसन ने फ्रैंकल के साथ मिलकर इस पर काम किया, इसको और डेवलप किया था। ये जो मॉडल है ये कहता क्या है? बेसिकली ये इस मॉडल का कहना यही है कि जो जो हमारी बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिटर्मिनेशन, यानी हम किस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिटर्मिन करते हैं, वो बेसिकली डिमांड और सप्लाई मनी का ही खेल है। यानी जाहिर है हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिटर्मिन करते हैं हम, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो मेन डिटर्मिनेंट्स हैं, जो मेन डिटर्मिनेंट्स हैं इसके, वो डिमांड फॉर मनी है एंड सप्लाई ऑफ मनी, सॉरी मनी सप्लाई, मनी डिमांड और मनी सप्लाई, ये दोनों चीजें हैं। उनका कहना यह है कि देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सरप्लस भी होता है और डेफिसिट भी होता है। फायदा हो गया तो हम सरप्लस कहेंगे, नुकसान हुआ तो हम डेफिसिट कहेंगे। इसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो कहते हैं कि इसको एडजस्ट हम मनी की डिमांड और सप्लाई से ही करते हैं। यही ये मॉडल है जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। उन्होंने यही बात की, जो हमारे जॉनसन है, उन्होंने बेसिकली बात यही कही कि डेफिसिट हो या सरप्लस हो, वो मनी की डिमांड और सप्लाई का ही एक तरीके से खेल होता है। सबने, सारे मॉडल ने, जो मैंने पीछे बात कर रहा था, हर मॉडल ने अपने अपने अजम्पशंस लिए थे, लेकिन सारे मॉडल्स के अंदर कुछ अजम्पशंस कॉमन थे। अगर हम अजम्पशंस की बात करें तो कुछ कॉमन अजम्पशंस हैं पहले जो सारे मॉडल्स में लिए गए थे। पहला क्या था? डिमांड फॉर मनी लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स का स्टेबल फंक्शन है। यानी हम ये मानकर चल रहे, जो मनी डिमांड हमने ली है, डिमांड फॉर मनी ली है, वो पहली बात तो हमारे वेरिएबल लिमिटेड है, चाहे हम उसको इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट कहें, ये दो वेरिएबल हमने लिए हैं और उसका भी एक जो फंक्शन है वो स्टेबल है। जब मैं फंक्शन शुरू करूंगा, जब बताऊंगा किस तरह वो फंक्शन है, हम उसको स्टेबल मान के चलते हैं। ये सारे मॉडल में अजम्पशन कॉमन था। दूसरा, ये मान के चलते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा और फुल लेवल ऑफ आउटपुट होगा। ये मानकर चलेंगे, सारे मॉडल ने माना है कि लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल अपने फुल लेवल पर होगा। तीसरी बात, जाहिर है जब मनी मार्केट के अंदर प्रॉब्लम होती है तो एक टूल है जो मॉनेटरी अथॉरिटी यूज करती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेरलाइज या न्यूट्रलाइज। तो मॉनेटरी अथॉरिटी इसको यूज करके मनी मार्केट को कंट्रोल करती हैं। इसमें अज्यूम किया गया है कि मॉनेटरी अथॉरिटी किसी भी हाल में मनी को स्टेरलाइज या न्यूट्रलाइज लॉन्ग रन में नहीं करेंगी। स्टेरलाइजेशन बेसिकली एक मॉनेटरी एक्शन है जिसके अंदर जो हमारी अथॉरिटी होती है, मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, वो कैपिटल के इनफ्लो और आउटफ्लो के इफेक्ट को रोक देती है कि मनी सप्लाई पे ना आए। यानी मनी सप्लाई के ऊपर कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो का कोई इफेक्ट ना है, इसको स्टेरलाइजेशन कहते हैं। तो सारे मॉडल ये मान के चले कि नहीं, ये इफेक्ट नहीं किया जाए। मॉनेटरी अथॉरिटी जो है वो या सेंट्रल बैंक आपका कोई भी स्टेरलाइजेशन एक्शन नहीं लेगी, ठीक है। आखिरी चौथा जो ये कॉमन है सबके अंदर, उन्होंने कहा कि
किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में से अगर हम उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल दें और टैरिफ निकाल दें तो पूरी दुनिया में वो प्रोडक्ट सेम रेट में होना चाहिए। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम यहां पर, ठीक है। ये एक ऐसे अजम्पशंस थे जो कि सारे मॉडल्स में कॉमन थे। अब अगर हम इस मॉडल की बात करें तो इसके अंदर इनके अलावा 3 अजम्पशंस और हैं। पहला अजम्पशन क्या है उसके अंदर कि जो हमारी रियल इनकम है वो फिक्स होगी एट फुल एम्प्लॉयमेंट या नेचुरल लेवल पर। जो हमारा उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट कहा के रहेगा, इसमें कहा गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा और उसके साथ उस एम्प्लॉयमेंट लेवल पर या नेचुरल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हमारी इनकम जो है वो रियल इनकम फिक्स होगी, बढ़-घट नहीं सकती। अगली बात, इसमें उन्होंने कहा कि जो लॉ ऑफ वन प्राइस उसमें भी लेकर चले थे, लेकिन इसके अंदर वो कहते हैं कि ये लॉ ऑफ वन प्राइस सिर्फ कमोडिटी के अंदर नहीं होगा बल्कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी लॉ ऑफ वन प्राइस काम करेगा। तीसरी बात जो इस मॉडल के अंदर एक और अज्यूम की गई वो ये कि डोमेस्टिक प्राइस लेवल और इंटरेस्ट रेट दोनों वर्ल्ड लेवल पर पैक्ड होंगे। $1 = 70 रुपीज, ये पैक्ड है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है। ये सब अजम्पशन लेके वो चले हैं। अब हम बात करें कि ये मॉडल क्या कहता है। देखिए, हम पहली बात ये कहें कि ये जो हमारी जो मनी डिमांड है, जो हमारी मनी डिमांड है, बल्कि हम इसको कहेंगे डिमांड फॉर रियल बैलेंस। और जब हम रियल बैलेंस लेते हैं तो इसको डिवाइड कर देते हैं पी से। ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है इनकम का, रियल इनकम का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। अब जाहिर है हम यहां पर अपनी रियल बैलेंस की बात कर रहे हैं जिसमें हमने प्राइस से इसको डिवाइड करते हैं, तो हम प्राइस से इधर मल्टीप्लाई कर दें, पी आ गया, तो ये खत्म हो गया। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई MD = P प्राइस फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपका फंक्शन बनकर आ गया। अब इसमें क्या है, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं, लिख नहीं रहा। MD डिमांड फॉर मनी या मनी डिमांड इसको कह लीजिए आप, P प्राइस लेवल है आपका, F फंक्शन है, Y रियल इनकम है और R रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? अब अगर हम मनी सप्लाई की बात करें, मनी सप्लाई किस किस से मिलकर बनेगी? पहली बात तो यह कि जो आपके अपने अंदर कंट्री के अंदर जो मनी है, यानी मनी क्रिएटेड डोमेस्टिकली, जो हमारी डोमेस्टिकली अंदर क्रिएटेड हमारी कंट्री की मनी है वो होगी, तो डी आ गया। डी को हमने कहा मनी क्रिएटेड डोमेस्टिकली, ठीक है। दूसरा ये कि जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस आए हैं, यानी मनी एसोसिएटेड विद द चेंजेस इन द इंटरनेशनल रिजर्व। इंटरनेशनल रिजर्व हमारे पास फॉरेन करेंसी होती है, मान ली पहले फॉरेन करेंसी हमारे पास 100 थी, इस साल वो 80 हो गई, तो 20 डिफरेंस आया। ये क्या है? आर रिजर्व, फॉरेन रिजर्व। तो अब ये हमारी मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई निकलकर आ गई। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाजिम है कि मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई, तभी हम इसको कहेंगे कि हम इक्विलिब्रियम पर है। अगर मार्केट इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब जो सप्लाई हमारी डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन रिजर्व है वही हमारी डिमांड भी हो जाएगी। मनी डिमांड इक्वल टू आर, ठीक है। और अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि हमारा फॉरेन रिजर्व कितना है, सिर्फ फॉरेन रिजर्व का चेंज में कितना है, तो हम सिंपली आर इक्वल टू कर देंगे मनी डिमांड माइनस डोमेस्टिक करेंसी। जो पूरी मनी डिमांड है टोटल, उस मनी डिमांड के अंदर से जब हम डोमेस्टिक करेंसी निकाल देंगे तो जो कुछ बचेगा वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? हम यहां क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि जब हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई डिस्टर्बेंसेस आएंगे, यानी इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम के अंदर अगर डिस्टर्बेंसेस आएंगे तो गवर्नमेंट
मनी सप्लाई को बढ़ाती घटाती, यानी मनी सप्लाई के बढ़ने घटने से बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है। अब हम यहां पर मान के चलते हैं अभी कि हमारी जो कंट्री है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर है, हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल इस वक्त है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वो डोमेस्टिक क्रेडिट को बढ़ा दिया, डी बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने डी बढ़ा दिया, यानी मनी सप्लाई मार्केट के अंदर गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो सेंट्रल बैंक बढ़ा सकता है, सेंट्रल बैंक के पास इसका कंट्रोल होता है। अब अगर वो डोमेस्टिक करेंसी बढ़ाएगी यानी डोमेस्टिक क्रेडिट बढ़ा रही है तो होगा क्या, इसके अंदर जो आपके वेरिएबल्स हैं वो एक्सोजीनियसली गिवन है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन दिया हुआ है और ये इनकम पहले से हमें दी हुई है, तो ये दोनों इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। जब ये दोनों एडजस्ट नहीं करेंगे और मार्केट के अंदर सप्लाई मनी की बढ़ जाएगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा और कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है कि उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, तो लोग क्या करेंगे, लोग फिर उससे फॉरेन सिक्योरिटीज और फॉरेन गुड्स खरीदेंगे, उससे हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट घट जाएगा, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट घट जाएगा। जब हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है इसका मतलब हमारा पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और बाहर से पैसा अंदर कम आ रहा है, इसका मतलब आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है, तो हमें नुकसान होगा, तो इस केस को हम डेफिसिट कहते हैं, यानी अब हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट है। अब इसको हम दो तरीके से देखेंगे कि रेजोल्यूशन कैसे होता है, किस तरह रिजोल्व किया जाता है। एक तो ये कि हम देखेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, फिर हम देखेंगे फ्लेक्सिबल में। तो पहले हम देखते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर। अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है, अब यहां फिक्स एक्सचेंज रेट में एडजस्टमेंट करेंसी को एप्रिसिएशन या डेप्रिशिएट करके तो नहीं हो सकता, यहां आपका मॉनेटरी सिस्टम काम करेगा। यानी जब हमारी मार्केट के अंदर डेफिसिट है तो फॉरेन हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी, वो क्या करेगी, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है, क्योंकि अब पैसा चाहिए, डेफिसिट है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो वो क्या करेगी कि उसके जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रखा हुआ है, जो फॉरेन रिजर्व हमारे पास है, गवर्नमेंट उसको बेचना शुरू कर देगी। फॉरेन एक्सचेंज जब बिक जाएगा तो लोगों के पास फॉरेन एक्सचेंज खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज भी कम होगा, इससे वो इंपोर्ट कम कर देंगे। दूसरी चीज ये होगा कि जब हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी फॉरेन एक्सचेंज को बेचेगी तो उसको अपनी करेंसी मिलेगी, जिससे इस डेफिसिट को पूरा किया जा सकता है। लेकिन इससे क्या हुआ, आपकी फॉरेन करेंसी के अंदर लॉस हुआ, लेकिन ये जो फॉरेन करेंसी का लॉस है ये आपकी मनी सप्लाई को रिवर्स कर देता है। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास डोमेस्टिक क्रेडिट बढ़ रहा है, हमारा अपना क्रेडिट जो है वो बढ़ रहा है, हम अपना ये फॉरेन करेंसी बेच के अपने अपनी लोकल करेंसी को बढ़ा रहे हैं। इस डोमेस्टिक क्रेडिट के बढ़ने की वजह से जो मनी सप्लाई है वो घटना शुरू हो जाएगी, और ये प्रोसेस काम करता चला जाएगा जब तक हमारा ये डेफिसिट कवर ना हो जाए और वापस हम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ना आ जाए, उस वक्त तक ये प्रोसेस काम करता रहेगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, अगर डेफिसिट है मार्केट के अंदर तो गवर्नमेंट अपनी फॉरेन एक्सचेंज को बेचेगी और इस डेफिसिट पैसा चाहिए उसको इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, जब वो फॉरेन एक्सचेंज को बेचेगी उससे हमारी फॉरेन करेंसी के अंदर लॉस होगा, और जब फॉरेन करेंसी में लॉस होगा तो मनी सप्लाई घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा अपनी लॉसेस को पूरा करने के लिए होता है और फॉरेन एक्सचेंज कम होने की वजह से लोग अगर कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनको फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलती, इंपोर्ट भी कम हो जाता है, जिस वजह से जो हमारा डेफिसिट है वो कम होना शुरू हो जाता है, एक प्रोसेस बन जाता है। और जैसे वो प्रोसेस हमारा इस जगह पहुंचता है, जब हमारी मनी डिमांड एंड सप्लाई इक्वलाइज हो जाते हैं तो ये प्रोसेस वहां काम करना बंद कर देता है। इसके अपोजिट क्या होगा, दूसरी साइड में सपोज कर लीजिए अगर हमारी मनी सप्लाई घट जाती है, मनी सप्लाई कम हो जाती है, उस केस में जब मनी सप्लाई कम है तो हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम है, इंपोर्ट कर नहीं पाएंगे, और जब इंपोर्ट कम होगा एक्सपोर्ट वहीं चल रहा है तो बाहर से ज्यादा पैसा आएगा, अंदर से कम जाएगा, तो
सरप्लस हो जाएगा। इस सिचुएशन के अंदर लोग क्या करेंगे कि वो ट्राई करते हैं कि अपनी डोमेस्टिक करेंसी को बढ़ाएं, सेव करें बाय सेलिंग देयर गुड्स एंड सिक्योरिटीज टू द फॉरेनर। फॉरेनर्स को अपनी गुड्स और सिक्योरिटीज बेचकर वो डोमेस्टिक करेंसी को अपने पास रखना चाहते हैं। और जब वो ये काम करेंगे तो इसका मतलब यहां पर शॉर्टेज चल रही है। इस शॉर्टेज को दूर करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सेस फॉरेन करेंसी इन एडिशन टू द परचेज ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटीज खरीद लेगी। जो एक्सेस अब जब लोग जो है पैसा को सामान को बेचेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी। जब ये फॉरेन करेंसी को बेचेंगे तो उनको तो अपना डोमेस्टिक करेंसी चाहिए, तो गवर्नमेंट वो फॉरेन करेंसी को खरीद लेगी। गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी को खरीद लेगी और इन लोगों को डोमेस्टिक करेंसी दे देगी। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सेस फॉरेन करेंसी है वो गवर्नमेंट ने खरीद ली। और इस तरीके से ये जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस है ये आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम आएगा जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस पूरी बात को अगर हम एक शॉर्ट में कहें तो हम कह सकते हैं कि एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एक्चुअल एंड द डिजायर्ड मनी बैलेंस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट और सरप्लस। कोई भी डिस्क्रिपेंसी आए इनमें डिजायर्ड और एक्चुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, दैट विल रिजल्ट इन ए आइदर द डेफिसिट और surplus, which in turn provides the mechanism whereby the discrepancy is eliminated। ये सिस्टम अपने आप एक टूल देता है जिससे कि ये डिस्क्रिपेंसी अपने आप एलिमिनेट हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, कितना चाहिए और कितना एक्चुअल है, तो ये अपने आप एक फिनोमिना आता है, एक अपने आप एक सिस्टम आता है जो इसको एडजस्ट कर देता है। तो मनी सप्लाई बढ़ जाए या मनी सप्लाई घट जाए, दोनों के अंदर अपने आप एक ऑटो बैलेंसिंग सिस्टम होता है जो इसको काम कर देता है। ये तो बात रही फ्लेक्सिबल की, सॉरी फिक्स की। अब फ्लेक्सिबल में क्या होता है? फ्लेक्सिबल तो अपने आप समझ में आने वाली चीज है। जब हमारी करेंसी के अंदर कोई फिक्सेशन है ही नहीं, फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकता है, तो हम जब चाहे करेंसी को एप्रिशिएट कर सकते हैं, जब चाहे करेंसी को डेप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अपने आप करेंसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम पर ले आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली काम करता है। सपोज कर लीजिए अगर डेफिसिट है तो डेफिसिट की वजह से हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो क्या होगा, हमारे जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे और मनी की डिमांड भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, जो हमारी मनी सप्लाई है, एक्सेस मनी सप्लाई है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप उसमें इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। दूसरी तरफ मान लीजिए कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सरप्लस है, यहां पर एक्सेस डिमांड है मनी की, सप्लाई कम है। ठीक है, अगर सरप्लस है तो इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई मनी की कम है। इससे क्या होगा, हमारी करेंसी ऑटोमेटिकली एप्रिशिएट करेगी और जब ये एप्रिशिएट करेगी तो हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस भी बढ़ेंगे, जिससे कि एक्सेस मनी अपने आप ऑफसेट कर जाएगी और हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडजस्टमेंट पर आ जाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबल वाला तो आसान है कि एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं सरप्लस के केस में और डेफिसिट के केस में, और वो अपने आप ऊपर नीचे होकर एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते चलते इसके कुछ लिमिटेशंस और देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर लिमिटेशंस, क्या क्रिटिसिज्म है बेसिकली। देखिए, क्रिटिसाइज ज्यादातर थ्योरीज जो होती है, आपको भी पता है, थ्योरी हो मॉडल हो, वो अजम्पशंस की बेस पे किए जाते हैं, क्योंकि हर थ्योरी के अंदर कुछ हम अजम्पशंस लेकर चलते हैं। रियल लाइफ में वो अजम्पशन काम करते नहीं है, इसलिए हम मानकर चलते हैं कि ये थ्योरी काम नहीं करेगी। उसमें भी यही है, जैसे पहला है सिंगल प्राइस। सिंगल प्राइस मामला जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
यानी ठीक है आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही कहा है, लेकिन कंट्री टू कंट्री डिमांड सप्लाई का फर्क होता है, इस हिसाब से प्राइस चलते। किसी कंट्री में सप्लाई ज्यादा है प्रोडक्ट की, सेम प्रोडक्ट है, किसी कंट्री में सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो वहां प्राइस कम होंगे, किसी कंट्री में डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो वहां ज्यादा होंगे। इसी तरीके से जो हम मानकर चले हैं स्टेबल डिमांड फंक्शन, स्टेबल डिमांड फंक्शन हम मानकर चले हैं, लेकिन डिमांड फंक्शन एक्चुअल में स्टेबल नहीं रहता। ये एक लॉन्ग रन के अंदर एक इनवैलिड हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा डिमांड फंक्शन है वो इनकम से या रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जिससे इफेक्ट करता है और वो करेगा। ठीक है, इसी से बिल्कुल रिलेटेड है हमारा तीसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी डिमांड। इन्फ्लुएंस ऑन मनी डिमांड, ये कहते हैं कि जो मनी डिमांड है वो सिर्फ दो वेरिएबल से इन्फ्लुएंस करेगी, इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, एमडी इज इक्वल टू पीएफ फंक्शन ऑफ वाई एंड आर। कहते हैं कि वाई और आर से इन्फ्लुएंस होगी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं चीजें हैं जिनसे ये इफेक्ट करती है। ठीक है, एक हमने फुल एम्प्लॉयमेंट का लिया था अजम्पशन, इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, नेचुरल एम्प्लॉयमेंट हमने बात करी थी। एक्चुअल लाइफ में ये वैलिड नहीं है, कहां होता है पूरी दुनिया में, कहीं देखिए एक्चुअल लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं किसी भी तरह की। ठीक है, और एक स्टेरिलाइजेशन की बात की थी। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि स्टेरिलाइजेशन लाजिम है, करना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमेशा इसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि आप अगर मार्केट में काम कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक एडजस्टमेंट कर रहा है तो स्टेरिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये इसको यूज नहीं करेगी, देयर ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग दी स्टेरिलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये इसके कुछ अजम्पशन है, मैंने कुछ 2-3 ले ली हैं, 4-5 खास, बाकी आप किसी सोर्स में जाकर देखिए, आपको और अच्छे और मिल जाएंगे। ये मेन है तो मैंने यहाँ ले लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है वीडियो, लेकिन आप 1-2 बार देखिए, फिर किसी किताब से पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।